हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ में लोक प्रशासन की सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम अपने आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 4 लेक्चर्स में हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तक सारे टॉपिक देख चुके हैं। अब हमारे ये 3 टॉपिक बचे रह गए हैं, प्रत्यायोजन या डेलीगेशन, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविज़न, और लास्ट है रेखा और स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ। ये आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम इसको कवर कर लेंगे। फिर हमारा कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT इन यूनिवर्सिटी सिस्टम, ये 3 टॉपिक बचेंगे जिसको हम आने वाले अगले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम अपना प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पदानुक्रम का सिद्धांत स्केलीय सिद्धांत प्राधिकार की एक निरंतर श्रृंखला से संगठन के भिन्न स्तरों और स्तरों को साथ बांध देता है। इस सिद्धांत का अर्थ है प्राधिकार का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का अर्थ मूनी के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ है उच्चतर से निम्नतर प्राधिकार तक विशिष्ट प्राधिकार को पहुंचाना। टेरी के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ है एक कार्यकारी या सांगठनिक इकाई से दूसरी तक प्राधिकार को पहुंचाना। मिलेट के अनुसार प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ कम या अधिक विस्तार से दूसरों को काम सौंप देने भर से कहीं अधिक है। प्रत्यायोजन का तात्पर्य दूसरों को निर्णायक अधिकार देने, उनके कार्यों की रूपरेखा में विशेष समस्याओं का समाधान करने में उनके मूल्यांकनों का प्रयोग करने से है। प्रत्यायोजन से संबंधित अवधारणाएं। प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण, हस्तांतरण और विसंकेंद्रण से अलग है, जिनसे प्राधिकार के स्थानांतरण का अर्थ भी भिन्न निकलता है। मुतल्लिब के अनुसार विसंकेंद्रण प्रशासनिक कार्यवाही पर, हस्तांतरण राजनीतिक और न्यायिक कार्यवाही पर और विकेंद्रीकरण राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही पर आधारित होता है। जैसे पंचायती राज का अर्थ विकेंद्रीकरण है, जबकि जिला कलेक्टर के कार्यालय का अर्थ विसंकेंद्रण है। केंद्र से राज्यों को प्राधिकार का हस्तांतरण का सूचक है। प्रत्यायोजन के प्रकार, पूर्ण और आंशिक प्रकार। जब निर्णायक और कार्यवाही करने की पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित को दी जाती हैं तो पूर्ण प्रत्यायोजन कहलाता है। सौंपे गए काम के महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में जब प्रत्यायोजित को प्रत्यायोजक से सलाह लेनी पड़ती है तब वो आंशिक प्रत्यायोजन होता है। सशर्त और बिना शर्त। जब प्रत्यायोजित के निर्णय और कार्य प्रत्यायोजक के नियंत्रण और सम्मति के अधीन हो तो सशर्त प्रत्यायोजन कहलाता है। लेकिन जब प्रत्यायोजित बिना किसी आपत्ति के निर्णय लेने और कार्यवाही करने को आज़ाद हो तब ये बिना शर्त का प्रत्यायोजन कहलाता है। औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। जब लिखित नियमों और आदेशों पर आधारित हो तो औपचारिक प्रत्यायोजन होता है, और जब परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो तो अनौपचारिक प्रत्यायोजन होता है। सीधा और माध्यमिक प्रत्यायोजन। किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल ना होने पर सीधा यानी कि प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन, जिसे डायरेक्ट डेलीगेशन कहते हैं, डायरेक्ट प्रत्यायोजन होता है, किंतु किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से होने वाला प्रत्यायोजन माध्यमिक या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेलीगेशन कहते हैं। प्रत्यायोजन के लाभ। प्रत्यायोजन सभी तरह के संगठनों के लिए कार्यात्मक रूप से अनिवार्य है। इसके निम्न लाभ हैं: श्रेष्ठतर पर से बोझ हटाना, प्रशासनिक अड़चनों में देरी को घटाना, स्थानीय स्थितियों के अनुसार नीति और कार्यक्रम को अनुकूलित करना, जिम्मेदारियां बांटने और निर्णय लेने की कला में अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना, नेतृत्व की दूसरी पंक्ति विकसित करना, कर्मचारियों में जिम्मेदारी और दिलचस्पी का बोझ बढ़ाना, शीर्ष स्तर पर कार्यों की अत्यधिकता से पार जाना, यानी कि शीर्ष स्तर पर जो कार्य हैं उनको कम करना। अब प्रत्यायोजन की सीमाएं क्या हैं? प्रत्यायोजन अनिवार्य और फायदेमंद है, लेकिन कोई भी श्रेष्ठ स्तर व्यक्ति अपने आप में निहित पूरे प्राधिकार को प्रत्यायोजित कर स्वयं की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। यानी कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी सीनियर ऑफिशियल अपनी सारी जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सबॉर्डिनेट पर नहीं डाल सकता। व्यक्ति को कुछ शक्तियां संगठन के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अपने पास रखनी ही पड़ती हैं। इस तरह प्रत्यायोजन की सीमा प्रत्येक मामले, परिस्थिति और जिम्मेदारियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। निम्न शक्तियों पर प्रत्यायोजन नहीं होता है: पहली पंक्ति या ठीक नीचे के अधीनस्थ के कार्यों के पर्यवेक्षण की शक्ति, एक निश्चित मात्रा से ऊपर के खर्चे की अनुमति देने की शक्ति और सामान्य वित्तीय पर्यवेक्षण की शक्ति, नई नीतियों को सम्मति देने और पुरानी नीतियों से प्रस्थान करने की शक्ति, नियम और कायदे बनाने की शक्ति। प्रत्यायोजन में बाधाएं।
प्रत्यायोजन में आने वाली बाधाओं को दो समूहों में बांटा जा सकता है, सांगठनिक और व्यक्तिगत। सांगठनिक बाधाएं सुस्थापित सांगठनिक पद्धतियों, प्रक्रियाओं और नियमों के कार्य, काम का अस्थिर और गैर दोहरावपूर्ण चरित्र, आंतरिक संचार के प्रभावी साधनों की कमी, विशेष कार्यक्रमों की केंद्रीकरण आवश्यकताएं, संगठन का छोटे आकार और संकीर्ण भौगोलिक कवरेज, आंतरिक तालमेल के प्रभावी साधनों की कमी, जिम्मेदारी और प्राधिकार के शब्दों में सुपरिभाषित स्थितियों की कमी, निम्न स्तर के कर्मचारियों की अक्षमता और निम्न योग्यता। ये सब प्रत्यायोजन की में बाधाएं होती हैं। व्यक्तिगत बाधाएं, जे.एम. फिफ्नर के अनुसार प्रत्यायोजन में काम आने वाली व्यक्तिगत बाधाएं निम्न हैं। पदानुक्रम नेतृत्व की स्थिति पर पहुंचे व्यक्तियों यानी कि शीर्ष स्तर के व्यक्ति का अहंवाद, उनका ईगो सामान्य व्यक्ति से अधिक होता है, ईगोइस्टिक पर्सन हो जाते हैं। जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं या हायर पोजीशंस पर जो ऑफिशियल होते हैं उनके अंदर ईगो डेवलप हो जाता है। शीर्ष स्तर के कर्मचारियों को लगता है कि अधीनस्थ उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे या उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। शीर्ष कर्मचारियों को लगता है कि शक्तिशाली के बीच अनिष्ठावान और विध्वंसकारी शक्ति केंद्र विकसित हो जाएंगे। उत्साही, अतिप्रेरित और शक्तिशाली व्यक्ति अधीनस्थों की धीमी रफ्तार और अनिर्णायकता को लेकर अधैर्यवान हो जाते हैं। लोक प्रशासन में राजनीतिक सरोकार अक्सर प्रत्यायोजन को मुश्किल बना देते हैं। अब प्रत्यायोजन को प्रभावी बनाने वाले सिद्धांत। प्रत्यायोजन विशिष्ट और लिखित होना चाहिए। प्रत्यायोजन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पद का होना चाहिए। अधीनस्थों की योग्यता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राधिकार और जिम्मेदारी परस्पर समान होनी चाहिए। प्रत्यायोजन उचित तौर पर योजनाबद्ध होना चाहिए। प्रत्यायोजन को निर्देश की सामान्य श्रृंखला का अनुसरण करना चाहिए। सुपरिभाषित नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। संचार व्यवस्था को स्वतंत्र और खुला रखा जाना चाहिए और व्यवस्थित जवाबदेही तंत्र कायम रखा जाना चाहिए। लास्ट प्रत्यायोजन के बाद एक प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।